बाजार में जब जी। बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स टकराते हैं तब बेहतर क्वालिटी बनती है, लेकिन जब खराब प्रोडक्ट्स टकराते हैं तो फिर वो और नीचे की तरफ ही ले जाते हैं समाज को। कोचिंग संस्थानों ने आकर के शिक्षा को एक बाजार में बदला है और ये बहुत शक्तिवान फोर्स हो चुकी है इस सब दुनिया में, और 17 बिलियन तक हो जानी चाहिए है आगे के कुछ सालों में। और इंडिया में तो आप देखिए 300 करोड़ से 600 करोड़ का जी। टर्नओवर है सालाना। हर आदमी अपना एक कॉलेज हुँ। खोल लेना चाहता है। तो ये इसके कारण शिक्षा का बहुत डिक्लाइन हुआ है, क्योंकि जो हर आदमी जो पैसा कमाना चाहता है वो सोचता है स्कूल खोल लो, कॉलेज खोल लो। कि कैसे हम सरकारी शिक्षा सिस्टम को मजबूत करें, क्योंकि गरीबों, मजलूमों और मार्जिनस के लिए उसका मजबूत होना बहुत जरूरी है। कोचिंग क्या है? सपने बेचते हैं। तो सपने बेचने में कई बार आपको सपने मिलते हैं, कई बार नहीं मिलते हैं। नहीं मिलते हैं तो फिर आप जी। गरीबी में नौकरी करवाते हैं। फिर आपका बेटा नहीं हो पाया, कोई नौकरी नहीं मिल पाई, तो फिर वो घर पहुँच करके और भी गरीबी की स्थिति में आ जाता है, क्योंकि आप उतना पैसा उसमें खर्च कर चुके हैं। हमारे डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर हमारा कार्यक्रम, और आज हम एक खास मेहमान के साथ बातचीत करेंगे। पटना में पिछले दिनों कोचिंग संस्थानों के बीच जिस तरह की प्रतियोगिता, प्रतिद्वंदिता देखी गई, और उसने एक बड़े फलक पर विमर्श को पहुंचा दिया है। यह फलक है कि कोचिंग संस्थान पूरे शैक्षणिक वातावरण या शिक्षा का जो पद्धति या प्रणाली रही है, उस पर वो कैसे हावी होते जा रहे हैं। इसके क्या-क्या पहलू हो सकते हैं, क्या कारण है, और अभिवंचित वर्गों के जो सपने हैं नौकरियों को हासिल करने की दिशा में, ऐसे ही और भी हमारे साथ सवाल है जिसके बारे में हम अपने खास मेहमान से रूबरू होंगे। हम आपको बता दें, हमारे साथ बातचीत के लिए हैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के कुलपति श्री बद्री नारायण जी। बद्री नारायण जी जिन्होंने आरा जैसे एक छोटे कस्बे से अपनी करियर की शुरुआत की, वहां से इलाहाबाद पहुंचते हैं। इलाहाबाद में उनकी पढ़ाई हुई, वहां गोविंद बल्लभ पंत संस्थान में डायरेक्टर रहे, और उसके बाद दूसरे शैक्षणिक संस्थानों में ऊंचे ओहदों पर रहते हुए उन्होंने जो अभिवंचित वर्ग है उसके लिए काफी साहित्य सृजन किया। और जब साहित्य की बात हो रही है तो तुमड़ी के शब्द, उनका कविता संग्रह, उस पर उन्हें साहित्य अकादमी की ओर से सम्मान पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। तो स्वागत है बद्री नारायण जी आपका इस कार्यक्रम में। और पहला सवाल ये है कि पटना में, जी नमस्ते, स्वागत है। पटना में कोचिंग संस्थान के बीच पिछले दिनों जो कुछ हुआ, उसने एक नए तरह के बहस को सामने ला दिया है कि एक कोचिंग संस्थान दरअसल शिक्षा देने के नाम पर जो कुछ उनके बीच की प्रतियोगिता है, प्रतिद्वंदिता है, वह अंततः शिक्षा को ही कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रही है। आप इस पर क्या कहेंगे, और इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? जी जी, पहले तो मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने ये मौका निकाला ताकि हमसे इस मुद्दे पर बातचीत की जाए। एकदम सही है, ये कोचिंग संस्थानों के आने के बाद एक शिक्षा में एक बाज़ार, एक नए तरह का बाज़ार विस्तृत हुआ है। और इस बाज़ार में, और आपको पता है कि जब बाज़ार में कॉम्पिटिशन बहुत हेल्दी नहीं होते हैं, तो क्वालिटी बहुत ख़राब होती है। बाज़ार में जब जी बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स टकराते हैं तब बेहतर क्वालिटी बनती है, लेकिन जब खराब प्रोडक्ट्स टकराते हैं तो फिर वो और नीचे की तरफ ही ले जाते हैं समाज को। तो जी कोचिंग, पहली बात तो ये है कि कोचिंग संस्थानों ने आकर के शिक्षा को एक बाज़ार में बदला है, और ये बहुत शक्तिवान फोर्स हो चुकी है इस समय। आप समझिए जी कि पटना में तो ये जो विवाद है, इसने इसके एक लक्षण की तरफ इशारा किया है कि देखिए, जब बाजार होती है तो कैसे लोग लड़ते हैं एक दूसरे से कि हम हमें मिलना चाहिए इतना, हमने किया तो हमको ये, हमारा टॉप 5 में हमारे लोग हैं, फिर हमारे लोग हैं, इसके लिए जी जी गोली बंदूक पता नहीं क्या क्या ये करने लगे हैं।
लेकिन आप और देखिए भी जो जो भी बड़े कोचिंग संस्थान हैं देश में, उनका अगर आप देखें कोचिंग इंडस्ट्रीज का राइज अगर आप देखें तो इस समय इनॉर्मस राइज है। यानी 6 बिलियन से लेकर के शुरू अभी अभी 6 बिलियन इनका टर्नओवर है पूरी दुनिया में, और 17 बिलियन तक हो जाने की उम्मीद है आगे के कुछ सालों में। और इंडिया में तो आप देखिए 300 करोड़ से 600 करोड़ का जी टर्नओवर है सालाना। यानी वो जी चाहे जी एलन हो, चाहे फिजिक्स वाला हो, चाहे जो हो, इनके अगर आप देखें तो ह्यूज टर्नओवर है। तो और ये जी क्या होता है कि ये शिक्षा संस्थान, कोचिंग संस्थान जब आते हैं और जब पैसा जहाँ आता है तो फिर तो आबाद हो जाते हैं। वो कुछ भी, आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो यही स्टार ग्रुप में मर्ज कर जाते हैं, यही खान सर, ये सर, वो सर, फिर यही समझाने लगते हैं लोगों को, यही ओपिनियन बिल्डर हो जाते हैं, यही मीडिया का काम करने लगते हैं, यही इनमें से ही कुछ लोग राज्यसभा पहुंचने की चाहत रखने लगते हैं, इसी में से कोई एमएलए बनने की चाहत रखने लगता है। तो ये तरह तरह का ये बहुत ही एक विचित्र नेक्सस यहाँ पैदा हो जाता है अजय। तो मुझे लगता है कि जी शिक्षा की दुनिया में कोचिंग संस्थानों का ये जो रूप है इसको डिस्करेज किया जाना चाहिए, और इसका एक रेगुलेशन बनना चाहिए पूरे देश में, ताकि कि इनको जी कैसे मॉनिटर किया जाए, इनको कैसे, इनके हम्म। फिनेंसेस को, इनके क्वालिटीज को। क्योंकि देखिए बच्चे तो बेचारे नौकरी की आस में जो आशा दे देगा उसकी तरफ चले जाएंगे। जो आजकल तो ब्रांड आप बना लीजिए एडवर्टीजमेंट, हमारे फर्स्ट 5 हमारे हो गए, इसमें हमने टॉप करा दिया, इसमें हमने टॉप करा दिया, तो बच्चे इसी आस में हर आदमी चला जाता है उसके पास। और लेकिन उसको जब रियलिटी में, ठीक है कईयों को नौकरी भी मिल जाती है, लेकिन रियलिटी में जी जब वो देखिए तो वो एक तरह से ढाक के 3 पात जैसे होते हैं। और सवाल है कि आपने देखा होगा बहुत सारे लड़के बिना कोचिंग के आईएएस में क्वालिफाई करते हैं, बिना कोचिंग के जी पीसीएस में करते हैं, लेकिन उनकी स्टोरीज को मीडिया में उस तरह से महत्व नहीं देता है, मतलब ये जो सोशल मीडिया का वर्ल्ड है, क्योंकि सोशल मीडिया जी का जी पावर नहीं है ना उनके पास, वो पैसे नहीं है, उतने लोग नहीं, इन्फ्लुएंसर्स नहीं है, और कोचिंग की जो कहानी है उसको खूब बढ़ाया जाता है सोशल मीडिया पर। तो सोशल प्रचारित किया मीडिया जाता है। एक खान पान, एक तरह का खाद पानी का काम करने लगा है। जी जी तो ये तो सिर्फ पटना और इसकी बात नहीं है, दरअसल पूरे भारत में इसके बारे में आप देखें तो यह एक आम फिनोमेना हम देखते हैं। तो ये हम जानना चाह रहे हैं कि जो पूरा विस्तार हुआ है, ये एक शैक्षणिक घटना के तौर पर इसको आप देखते हैं, या समाज में बढ़ती जो आकांक्षाएं हैं लोगों की, नौजवानों की, और जो चाहता है कि हम अपने जीवन में सफल हों, एक अदद नौकरी सफलता की वह कुंजी के तौर पर हम सब लोग जैसा कि देखते हैं, हमारा समाज भी यही इसी रूप में उसको देखता है कि आप, अगर आपके पास नौकरी मिल गई तो आप सफल हो गए। तो क्या यह मानसिकता भी इसके पनपने, इसके फैलाव में मददगार साबित हुआ है? बिल्कुल, ये जो हमारे पेरेंट्स की चाहत कि हमारा बेटा मेडिकल डॉक्टर हो जाए, हमारा बेटा इंजीनियर हो जाए, हमारा बेटा आईएएस हो जाए। बेटा भले ही आर्टिस्ट बनना चाहता रहा हो, लेकिन उसको डॉक्टर बनाने के लिए या इंजीनियर बनाने के लिए पेरेंट्स बहुत आकांक्षी हैं। और वो लड़का भी, चूँकि पीयर ग्रुप्स का दबाव, पेरेंट्स का दबाव, इन सब के कारण से उस लड़के में भी उस तरफ आगे जाने की चाहत आ जाती है, क्योंकि लड़के को क्या पता है, 5वीं, 6ठी, 7वीं क्लास तक तो उसका आकांक्षा उस तरह से ग्रो नहीं करता है ना। पहले तो नहीं करता था, अब तो 6ठी, 7वीं क्लास से ही ग्रो करना शुरू हो जाता है। हम लोग को पता भी नहीं था 6ठी, 7वीं क्लास में कि हम लोग क्या बनेंगे। लेकिन आज तो उसी समय से हो जाता है कि हमें बेटे को आईएएस बनाना है, तो 6ठी क्लास से ही उसको दिलाया जाने लगता है। तो इसके कारण एक तो आकांक्षा, एकदम आपने सही शब्द इस्तेमाल किया कि आकांक्षा इस बाजार को बढ़ाने में एक बड़ा माध्यम है, और उस आकांक्षा को बनाने में पेरेंट्स की बड़ी भूमिका है और हमारे समाज की बड़ी भूमिका है। लेकिन ये उसका दूसरा पक्ष है कि चूंकि लाइवलीहुड के बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास नहीं है, तो हमें लगता है कि नौकरी ही मिल जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए, उसमें भी सरकारी नौकरी मिल जाए। लेकिन जहाँ पर लाइवलीहुड के मल्टीपल ऑप्शंस हैं जिन समाजों में, वहाँ पर इस पर दबाव कम है। जहाँ पर आप कॉरपोरेट्स में जा सकते हैं, जहाँ पर आप कुछ अपना बिजनेस कर सकते हैं, कुछ कहीं पर कुछ आप अपना एंटरप्रेन्योर विकसित हो सकते हैं, तो वहाँ पे इसका दबाव कम है। जी जी इसलिए भी जो जी सरकार ने पिछले दिनों जो इसका एक इकोसिस्टम बनाया है
कि एंटरप्रेन्योरशिप, लाइवलीहुड के अनेक माध्यम खोलने की कोशिश कर रही है, नौकरी पर दबाव कम हो या नौकरी की जो आकांक्षा है ये मल्टीपल डायरेक्शन में विकसित हो, तो वो बहुत अच्छा कदम है। बट अभी तक उसको इंडिया में ठीक से इंडियन भारतीय समाज उसको ले नहीं पा रहा है। अभी भी उसको रेलवे की नौकरी, सिपाही की नौकरी से लेकर के आईएएस की नौकरी तक के लिए वो कोचिंग इंस्टीट्यूट के संजाल में फंसा हुआ है ना? इस पूरे विमर्श के दौरान एक बात और जो सामने आ रही है और बार-बार सामने आ रही है कि सरकारी क्षेत्र में जो एक औपचारिक शिक्षा की प्रणाली रही है, जो संरचना उसकी रही है, वो धीरे-धीरे इस हद तक खस्ताहाल में पहुंच चुकी है, जिसने इसको बिल्कुल ही एक तरह से आप कह लें कि इसको उभार दिया है। और अब गली-गली में कोचिंग संस्थान खुल गए हैं और बच्चों के पास या पेरेंट के पास, अभिभावकों से बात करिए तो वो सरकारी स्कूलों की तुलना में बात करेंगे कि हम कोचिंग संस्थान में पहुंच जाएं अपने बच्चों के साथ। तो इसको आप कैसे देखते हैं और क्या हम फिर लौट के उस दिशा में जा सकते हैं कि नहीं, जहां सरकारी जो हमारे संस्थान हैं, स्कूल हैं, और वो उसकी एक परंपरा भी रही है। हर पहले जिला स्कूल हुआ करते थे हर डिस्ट्रिक्ट में और एक से एक नामी शिक्षक हुआ करते थे। जहां आपने पढ़ाई की स्कूल की, वहां भी सभी विषयों में उस शहर के, छोटे से शहर के उस शिक्षक को सब लोग जानते थे और बहुत आदर और सम्मान के साथ उनको देखा जाता था। तो पहला तो ये कि क्या वह व्यवस्था हम लोग सरकारी क्षेत्र के जो स्कूल हैं, जो कॉलेज हैं, वहां कैसे और बेहतर हो, और दूसरा कि जो बाजार ने शिक्षकों की गरिमा और उनकी प्रतिष्ठा, इसको भी नुकसान पहुंचाया है क्या? बिल्कुल अजय, आप एकदम सही बात कह रहे हैं और आप मुझे वो स्मृति लेन में ले चल रहे हैं कि जब हम लोग छोटे स्कूल में पढ़ते थे, छठे सातवें आठवीं क्लास में, मैं तो हमारे जब हम छपरा में मिडिल स्कूल के में पढ़ते थे, हाई स्कूल में हमारा में आए जैन स्कूल में, तो हमारे एक टीचर थे, वो मैथमेटिक्स इतना अच्छा उनको आता था और बिहार के शिक्षक तो मैथमेटिक्स और अंग्रेजी के बहुत अच्छे शिक्षक हुआ करते थे और खूब सुंदर लिखी थी उनकी। इतना हम लोगों पे ध्यान देते थे वो लोग कि रोज हम लोगों से हैंड राइटिंग अखबार की खबर लिखवाते थे और उसको प्रार्थना के समय पढ़ा जाता था। एकदम पर्सनल ध्यान रखना और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट जो मैथमेटिक्स जितना भी थोड़ा बहुत मुझे आता है वो 5वें छठे में जो मैंने पढ़ा है उसके कारण ही आता है। तो बहुत ही अच्छे शिक्षक थे जैन स्कूल में, तो ब्रांड था, इतने बड़े शिक्षक थे, उनका बहुत सम्मान था और जिला स्कूल भी था सब। मुझे लगता है कि हम सारे लोग उसी से निकले और आपने देखा होगा कि एक बड़ा वर्ग अभी जो विभिन्न एरिया में अच्छा कर रहा है, आप जैसे लोग या और भी राइटिंग में, जर्नलिज्म में, एकेडमिक्स में, इंजीनियरिंग में भी उस समय जैन स्कूल से बहुत सारे लड़के निकलते थे जो इंजीनियर होते थे, डॉक्टर्स होते थे, तो वो सारे आज उससे निकलेंगे। बाद में जो डीके हुआ, इस डीके के कारण लोगों का विश्वास प्राइवेट जो सरकारी शिक्षा पद्धति सिस्टम से उठा, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें डीके से ज्यादा, डीके तो था ही, लोगों में ये चाहत पैदा हो गई कि जल्दी हमारा बेटा हो जाए कुछ। तो जल्दी के कारण क्या करते थे कि अभी भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो उसमें जो किसी ऐसे स्कूल में एडमिशन करवा दिया जाए कि स्कूल में एडमिशन तो रहे लेकिन वो कोचिंग करता रहे, अटेंडेंस उसको न जाना पड़े, एग्जाम देने के समय जाके एग्जाम दे दे और कोचिंग में, यानी 10वीं क्लास से ही वो कोचिंग में बैठा देना चाहते हैं 9वीं क्लास से। नॉन अटेंडिंग का एक कल्चर विकसित हुआ है, नॉन अटेंडिंग। बिल्कुल, तो नॉन अटेंडिंग करके आप चाहते हैं। ऐसे ही हायर एजुकेशन में भी किसी कॉरेस्पॉन्डेंस में एडमिशन करा के और आईएएस की तैयारी करते हैं और बहुत सारी जगह आपको मिलेंगे। तो ये मतलब लोगों को लगता है कि तैयारी इज मोर इम्पोर्टेंट दैन बीइंग एजुकेटेड इन द स्कूल सिस्टम और इन द हायर एजुकेशन सिस्टम। तो मेरा कहना है कि पहले तो आप अपना बेस मजबूत करिए और उसमें हमें जो सरकारी हमारे जो शिक्षा संस्थान हैं अभी भी बहुत अच्छे हैं। आप समझिए अभी भी शिक्षक उसमें कुछ बहुत ही अच्छे हैं, पुराने शिक्षक जो हैं, और धीरे-धीरे सरकार उस पर ध्यान दे भी रही है। मुझे लगता है हर राज्य, क्योंकि शिक्षा स्टेट का मामला होता है, तो कई बार स्टेट की जो डिसीजंस है उसको सुपरसीड कर रहे हैं।
तो स्टेट का जो अपना वो है ना, उसके कारण वहाँ पे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो हम सबको सोचना होगा कि कैसे हम सरकारी शिक्षा सिस्टम को मजबूत करें, क्योंकि गरीबों, मज़लूमों और मार्जिनल्स के लिए उसका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। उसके पास पैसा नहीं है कि वो कोचिंग में जाकर के पटना में रह कर के तैयारी कर सके, दिल्ली में रह के तैयारी कर सके, तो वो स्कूल में पढ़ के ही बेहतर करेगा, कॉलेज में पढ़ के ही बेहतर करेगा। तो हमें अच्छा स्कूल और अच्छा यूनिवर्सिटी, अच्छा कॉलेज बनाने की दिशा में काम जी, करना होगा। पब्लिक एजुकेशन, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस जो हमारे शिक्षा के हैं, उन्हें स्ट्रेंथन करना जी, पड़ेगा। उसके लिए सरकार जी, तत्पर भी है। आप समझिए अभी भी केंद्रीय विद्यालयों का देखिए नेटवर्क कितना अच्छा है, सेंट्रल स्कूल्स एंड दे आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। नवोदय विद्यालय अभी जी, भी जी, बहुत अच्छे हैं। वैसे ही हमारे जी, जिला स्कूल्स, ऐसे ही और भी तरह की संस्थाएँ हमें खड़ी करनी होंगी, और जहाँ से भले ही पब्लिक प्राइवेट मोड में हो, बहुत जगह पे कॉर्पोरेट्स खुद आगे आकर के अच्छे स्कूल बनाना चाहते हैं, सरकार उनके साथ मिलकर काम कर सकती है, भले ही जी, उस दिशा में हो, लेकिन वो इस तरह की मशरूमिंग ना हो, जैसे कि हर आदमी एक अपना स्कूल खोल लेना चाहता है, हर आदमी अपना एक कॉलेज हुँ, खोल लेना चाहता है। तो ये इसके कारण शिक्षा का बहुत डिक्लाइन हुआ है, क्योंकि जो हर आदमी जो जो पैसा कमाना चाहता है, वो सोचता है स्कूल खोल लो, कॉलेज खोल लो। और देयर नो नो अकाउंटेबिलिटी, नो क्वालिटी, बट दे वांट टू जस्ट ग्रैब मनी। हुँ, एक उसी का एक जी, रूप जी, है कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसी का एक रूप है। तो प्राइवेट कॉलेज खोलना, प्राइवेट स्कूल खोलना, साथ में कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाना, ये सारा बिज़नेस एक तरह से एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। प्राइवेट कॉलेज में लड़का सपोर्ट करता है। खराब शिक्षा होगी, तो वो कोचिंग में जाएगा। प्राइवेट जी, स्कूल्स में खराब शिक्षा होगी, तो कोचिंग में जाएगा वो। अच्छी शिक्षा होगी, तो कोचिंग में नहीं जाएगा। ये आपने काम किया है, अध्ययन भी किया है, समाज की जो हाशिए की जो आबादी है, बड़ी आबादी है, उसको लेकर और उस अध्ययन से जोड़ते हुए हम ये जानना चाहते थे आपसे कि क्या कोचिंग संस्थान इन वर्गों जो हाशिए के लोग हैं, उन वर्गों के लिए अवसरों का लोकतांत्रिकरण कर रहे हैं क्या? नहीं या फिर देखिए, वे एक नई असमानता का जन्म कर रहे हैं? जी, देखिए ये मार्जिनल कम्युनिटीज में जिनके पास कैपेसिटी टू एस्पायर आ गया है, जिसके पास थोड़े पैसे आ गए हैं, जो अपने बच्चे को पटना में जी, रख के पढ़ा सकता है, उनके लिए एक दरवाजा खुल गया है। लेकिन मेनी मोस्ट मार्जिनल एंड मार्जिनल के पास अभी वो कैपेसिटी ही नहीं है कि अपने बच्चे को पटना में भेज सके कोचिंग कराने के लिए। दूसरी बात यह है कि कोचिंग क्या है, सपने बेचते हैं। तो सपने बेचने में कई बार आपको सपने मिलते हैं, कई बार नहीं मिलते हैं। नहीं मिलते हैं तो फिर आप जी, गरीबी में लौट के चले जाते हैं। फिर आपका बेटा नहीं हो पाया, कोई नौकरी नहीं मिल पाई, तो फिर वो घर पहुँच करके और भी गरीबी की स्थिति में आ जाता है, क्योंकि आप उतना पैसा उस पे खर्च कर चुके हुए होते हैं। तो मुझे जी, मुझे लगता है कि देखिए बिना कोचिंग के अगर अच्छी सरकारी शिक्षा व्यवस्था हम खड़ा कर ले गए, तो गरीब और मार्जिनल के लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें पैसा नहीं खर्च हो रहा है आपका। वो अगर आपका जी, सहरसा में अच्छा कॉलेज एक है, या जी, मधेपुरा में अच्छा कॉलेज है या स्कूल है, तो जैसे डीएवी स्कूल्स का चेन है, आप देखिए बहुत सारी जगहों पे है, तो वो डीएवी स्कूल्स कुछ बहुत अच्छा करते हैं। ऐसे ही ढेर सारी चेन्स को हमें प्रमोट करना पड़ेगा जो क्वालिटी में बिलीव करते हैं, ताकि बच्चों को कम पैसे में बेहतर एजुकेशन मिल सके। और हमारे यहाँ बहुत सारी सेवाभावी संस्थाएँ हैं, जो अपनी स्कूल्स खोल रही हैं, जैसे विद्या भारती का पूरा चेन है। तो विद्या भारती के भी जी, स्कूल्स के बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, और बहुत ही कम पैसे में वहाँ पे पढ़ाई होती है। तो इस तरह के चेन्स को जी, जो समाज में और सारी संस्थाएँ कर रही हैं, उनको मजबूत करना होगा। और ये जो व्यापारी हैं, शिक्षा के नाम पर जो व्यापार करने आना चाहते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट, प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, इनको पहचानना होगा। जैसे कहीं कोई लोकल एमएलए है, कोई कुछ है, उसने अपना उससे 4 यूनिवर्सिटी है, 4 कॉलेज चल रहे हैं, 2 अपना यूनिवर्सिटी खोल देता है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी का जाल आप देख रहे हैं कि कई जगह इकट्ठा हो गया है, उसमें कुछ अच्छे हैं, कुछ खराब हैं। तो जी, ये जी, तो है, मुझे लगता है कि मार्जिनल कम्युनिटीज़ के लिए ज़रूरी है कि वो सरकारी शिक्षा व्यवस्था मजबूत हो, बेहतर हो, और वो कोचिंग के वाह! दरवाजे के जो सपने की का जो लेन है, उसमें ना फँसे, और वो अपने लिए कम पैसे में सुलभ और अच्छी शिक्षा लेकर के अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएँ।
ये बिहार में 16-17 हजार करोड़ रुपए प्रति वर्ष कोचिंग के कारोबार पर हो जाता है लोगों का। निश्चित रूप से ये बिहार के आम लोगों का पैसा है जो कोचिंग संस्थानों के जरिए उन तक पहुंच रहा है, वहां तक जा रहा है। और 10-12 हजार कोचिंग संस्थान रजिस्टर्ड है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो एक बड़ा जाल हम देखते हैं कि कोचिंग को लेकर ये फैलता जा रहा है। ये हम आपसे एक बात और समझना चाह रहे हैं कि जो हमारी शिक्षा प्रणाली है वो ज्ञान, आलोचनात्मक सोच और सामाजिक समझ के बजाय केवल प्रतिस्पर्धा केंद्रित होती जा रही है और इसने भी जन्म दिया है कोचिंग संस्थानों को। बिल्कुल जो देखिए, प्रतिस्पर्धा तो हमारे जीवन का हिस्सा है। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं वैसे एक प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती है। लेकिन उसमें कुछ शिक्षा व्यवस्थाएं, शिक्षा के दर्शन ऐसे हैं जो कहती है भाई आप कॉम्पीट मत करो, यू आर नॉट कॉम्पीटिंग, यू आर सप्लीमेंटिंग विथ ईच अदर। लेकिन आप ऐसे उसमें कंपटीशन नहीं होना चाहिए। जीवन में सप्लीमेंट करें, हम एक दूसरे के सब पूरक है, एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी नहीं। ये भाव शिक्षा व्यवस्था में भी, और ये जरूर है कि इस प्रतिस्पर्धा के कारण ही कोचिंग, चूंकि आकांक्षा, प्रतिस्पर्धा और फिर उसका व्यापारीकरण, एक जो बाजारीकरण है, वो बाजारीकरण की दिशा आगे बढ़ रही है। तो मुझे लगता है कि इन सबको धीरे धीरे हमें तिरोहित करना होगा। और हमें एक तो जो हमारी सरकारी स्कूल शिक्षा व्यवस्था अगर मजबूत हो जाएगी, सरकारी शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, स्कूल व्यवस्था, तो जो ऐसे टीचर्स, जैसे पहले टीचर्स थे, तो क्या वो टीचर अभी भी तो है ना वैसे ही। उन टीचर्स को, वो टीचर्स अपनी जिम्मेवारी समझें। वो जो सरकारी नौकरी जिनको मिल चुकी है, वो अपने छात्रों के साथ वैसा ही संबंध रखें जैसे कि पहले के शिक्षक रखते थे। व्यवस्था, मैंने कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में पूछा कि आप लोगों का ये ब्रांड क्यों अभी तक बचा हुआ है, इतना कंपटीशन है पूरी दुनिया में। अभी मैं करीब महीने पहले वहाँ था लंदन में, तो लोगों ने क्या कि देखिए हमारी जो शक्ति है जो ट्यूटोरियल्स है, ट्यूटोरियल्स में क्या होते हैं कि कम स्टूडेंट्स होते हैं, हम उनके साथ बहुत लगाव के साथ और गहराई के साथ काम करते हैं, उनसे हम खूब राइटिंग करवाते हैं और उनकी अंग्रेजी भी ठीक करते हैं। मतलब छोटी छोटी चीजें हम ठीक करते हैं। आप समझिए, ऑक्सफोर्ड का एंथ्रोपोलॉजी का प्रोफेसर किसी लड़के की अंग्रेजी ठीक करे, तो ये तो बड़ी बात है ना। तो वो जो ट्यूटोरियल, जो हमारे यहाँ ट्यूटोरियल और गुरु शिष्य परंपरा जैसी जो चीज थी ना, जो कि वेस्ट में अभी भी ट्यूटोरियल के रूप में है, खासकर लंदन में, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में, वो हमें फिर से लौटाना पड़ेगा। इवन यूनिवर्सिटी में जहाँ इतने छात्र हैं, वहां पर टीचर से स्टूडेंट रेशियो कम करना होगा हमें, जो ज्यादा है। जैसे हम अभी अपने टीच में, हमारे यहाँ 30 से 35 होते थे एक कोर्स में स्टूडेंट्स, बीच में काफी बढ़ गए थे। धीरे धीरे हम लोग उसको करके 35 पे ही लाना चाहते हैं। यानी कुछ कोर्सेज में ज्यादा हो गए थे, हम लोग उसको कम करना चाहते हैं, क्योंकि वो रिश्ता बना रहे जो टिस की विशेषता है, जो विशिष्टता है, जिसके कारण इसका ब्रांड बना है, वो बना रहे। तो ऐसे ही स्कूलों में भी करना पड़ेगा, कॉलेजेस में भी करना पड़ेगा, और करके हमें आगे बढ़ना। ये बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल कहे तो युवा आबादी सबसे ज्यादा है। बिहार में तो सबसे ज्यादा, अगर भारत की तुलना में आप देखें तो। अगले 10 वर्षों में शिक्षा की सबसे बड़ी चुनौती क्या आप देख रहे हैं? रोजगार, गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई, कौशल या अवसरों की समानता? मुझे लगता है कि ये चारों ही होंगे। देखिए, स्किल्स, धीरे धीरे स्किल्स का बढ़ना जरूरी है। अवसरों की समानता भी धीरे धीरे, क्योंकि उसके लिए तो डेमोक्रेटाइजेशन की पूरी प्रक्रिया चल ही रही है, वो आगे बढ़ेगी। तीसरी जो बात है, जो आपने कहा, रोजगार की चाहत रहेगी लगातार। और लेकिन मुझे लगता है कि धीरे धीरे रोजगार का डेफिनेशन बदलेगा। लोग रोजगार में के जो नए रास्ते हैं उनके तरफ भी जाएंगे। और दूसरा है कि अवसर ब्रॉडन होंगे। जो अभी आप अवसर सरकारी नौकरी तक ही सीमित है, वो ब्रॉडन होगा, उसमें स्किल शामिल होगा। स्किल आप समझिए, कई जगह पर तो स्किल में इतने ज्यादा छात्र हैं, क्योंकि लेकिन वहां भी क्वालिटी हमें मेंटेन करनी है, ताकि वहां भी जो छात्र निकले वो ज्यादा बेहतर नौकरी में या रोजगार जिनको मिल सके। तो बिहार में स्किल्स को बढ़ाना होगा, स्किल्स की
उसको, और साथ साथ क्वालिटी को, हर जगह क्वालिटी पर, तो क्वालिटी ऑडिट होना चाहिए, हर संस्था का क्वालिटी और ऑडिट होना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी। क्वालिटी ऑडिट करके हमें उसको लगातार हर साल उस आधार पर, जैसे नैक होता है ना, नैक NIRF, वैसा स्कूल्स के लिए भी कॉलेज करना होगा, कॉलेजेस के लिए भी वो सिस्टम हमें बनाना होगा जो कि खाना पूर्ति न रह जाए, उनकी क्वालिटी को बढ़ा सके। एक मॉनिटरिंग सिस्टम के बारे में आपका शायद इशारा है कि वो होनी चाहिए, एक मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप करनी चाहिए कि कहाँ क्या पढ़ाई किस तरह की हो रही है, नहीं हो रही है, वो देखी जाए। आप बिहार में ही पले बढ़े, तो अंतिम सवाल ये जानना चाहते हैं आपसे कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था के लिए 3 प्राथमिक सुधार अगर कहें कि क्या हो सकते हैं ताकि छात्रों की सफलता केवल कोचिंग पर निर्भर न रहे, तो वे क्या होंगे? 3 ऐसी बातें क्या होंगी? देखिए, एक तो जैन स्कूल जैसे स्कूल हो पूरे बिहार में हर जगह पुराना जैन स्कूल जो था। दूसरा, जैसे हमारे शिक्षक हो, जो हमारे शिक्षक थे वैसे ही शिक्षक हो। और तीसरा, हमारा जो पाठ्यक्रम है वो ऐसा हो जो कि हमें प्रतिस्पर्धा की तरफ न ले जा करके संपूर्ण की तरफ, संपूरकता की तरफ ले जाए। NEP ने इसके रास्ते खोले हैं। NEP का बेहतर इम्प्लीमेंटेशन जब बिहार में होगा तो शायद वैसे समय बन सकता है। जी, तो ये रही हमारी आज की बातचीत और हमारे खास मेहमान थे जी, बहुत शुक्रिया। फिर हम किसी नए विषय पर, बिहार से जुड़े, समाज से जुड़े विषय पर आएंगे। तब तक दीजिए अनुमति। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।